अभी पूरे विश्व का 25% ऑयल एक बंद दरवाजे के पीछे फंसा हुआ है। इस दरवाजे का नाम हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम तक इस तनाव के चलते हमारे भारत के 16 नाविक जल डमरू मध्य के आसपास शहीद हो गए हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा अभी तक कई खरबों डॉलर को फूंक दिया गया है, फिर भी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण वाटरवे बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में एक बात जो आपको कोई भी नहीं बताता वह है, यह एक टेम्पररी क्राइसिस नहीं है, बल्कि यह एक युग की समाप्ति है। पिछले 150 सालों से विश्व की महासत्ताओं ने एक बड़ा ही सीधा नियम पालन करवाया था। विश्व के महासागर खुले रहने चाहिए। यह एक आर्टिफिशियल नियम था, जिसके चलते इस नियम का पालन करवाने के लिए फोर्स की जरूरत थी। लेकिन 2026 में इस ताकत का अंत हो गया। अब इस फोर्स के हट जाने के बाद जो होने वाला है वह ज्यादा पुराना, ज्यादा खूनी खेल और कहीं ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की हर अहम जल संधि फिर से युद्ध का मैदान बनने वाली है। इस पूरे विषय को डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप ऑयल के दाम, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चीन के सप्लाई चेन या फिर महासत्ता बनने की लड़ाई में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। मैं आपको 400 साल पुराना वह पैटर्न दिखाऊंगा जो दोहराया जा रहा है। बताऊंगा कि IRGC सबसे बड़ा विजेता क्यों है और आगे विश्व के कौन से चौक पॉइंट्स होंगे और खास तौर पर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। कोई फालतू बात नहीं, पूरी तरह से रणनीतिक स्पष्टता। आप जो कुछ भी खरीदते हैं उसका 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते से आता है। हम खुले समुद्र और संकरी जल संधियों से बिना रोक टोक गुजरने को एक प्राकृतिक नियम मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये नियम 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और 20वीं सदी में अमेरिका की दबदबे की वजह से बने थे। 1841 का लंदन स्ट्रेट्स कन्वेंशन, 1850 के दशक में डेनमार्क के साउंड टूल्स को जबरन खत्म करना और बाद में लॉ ऑफ द सीज यानी समुद्री कानून में शामिल पूरा ढांचा, ये सब जबरन लागू की गई न्यूट्रलिटी थी। यह स्थिति जानबूझकर बनाई गई थी और हर बनावटी चीज की तरह इसे भी बनाए रखने की जरूरत थी। ईरान के खिलाफ ट्रंप की हिफाजत जंग ने इस पूरे साम्राज्य को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे कमजोर कर दिया। ग्लोबल कॉमन्स यानी दुनिया के साझा समुद्री इलाकों के पुलिस वालों ने ही घर में आग लगा दी। आइए वक्त में पीछे मुड़कर देखते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल का पतन हो गया जब रशिया जिस गर्म पानी वाले रास्तों को हमेशा से पाना चाहता था उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। सदियों तक रशिया की विदेश नीति तुर्की जल डमरू मध्य यानी टर्की स्ट्रेट की ओर यानी दक्षिण की तरफ झुकी रही। जब जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ तब तब युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध भी मुख्य रूप से इसीलिए लड़ा गया था ताकि ब्रिटेन और फ्रांस रशिया को बॉस्फोरस पर कब्जा करने से रोक सके। इतिहास हमें सिखाता है कि बेहतरीन भौगोलिक स्थिति वाली कमजोर ताकत बहुत ही अहम हो जाती है और साथ ही खून खराबे की स्थायी वजह बन जाती है। क्या यह जाना पहचाना लगता है? आज ईरान कोई महाशक्ति नहीं है, लेकिन भौगोलिक स्थिति ने IRGC को रातों रात दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बना दिया है। चलिए एक ऐसी समानता को टटोलते हैं जो थोड़ी असहज करने वाली है। ओरोसोन यानी डेनमार्क और स्वीडन के बीच का जलमार्ग 1429 से डेनमार्क साउंड ड्यूज यानी जल मार्ग शुल्क वसूलता था। हर कार्गो की कीमत का 1 से 2% शुल्क लिया जाता था। लकड़ी, अनाज, लोहा, भांग, हथियार, बाल्टिक क्षेत्र का सारा व्यापार डेनमार्क को शुल्क देता था। अपने चरम पर यह शाही परिवार की निजी कमाई थी, न कि राज्य का राजस्व। 1625 में इसी पैसों ने
राजा क्रिश्चियन चौथे को इतनी आजादी दी कि उन्होंने अपनी परिषद से बिना पूछे डेनमार्क को 30 सालों के युद्ध में झोंक दिया। डेनमार्क के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे रहे, लेकिन इससे सबक हमें यह मिला कि किसी अहम रास्ते यानी चॉक पॉइंट पर कब्जा करने से आपको ऐसी आजादी मिलती है जिसे आपके अपने सिस्टम के भीतर से भी आसानी से रोका नहीं जा सकता है। अब ईरान को देखिए, क्या हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जो आंशिक रूप से बंद है या उस पर टोल लगने वाला है, उससे मिलने वाला पैसा ईरानी सरकार के पास जा रहा है या फिर सीधा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की तिजोरी में? आईआरजीसी पहले से ही मिसाइलों पर नियंत्रण कर रहा है। यह पहले से ही एक मजबूत आर्थिक कार्टेल है। जलडमरू मध्य से मिलने वाली आजाद कमाई इस प्रक्रिया को और तेज कर देगी, जिसका कई विश्लेषकों को डर है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक का आईआरजीसी के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार यानी जुंता में बदलाव। कोई एक देश किसी जलडमरू मध्य का इस्तेमाल हथियारों की तरह करता है तो बाकी सभी को भी याद आ जाता है कि उनके पास भी ऐसी ही मजबूत पकड़ वाली जगहें हैं। हूथी और बाल अब मंदेल इस जलडमरू मध्य में पहले से ही यह सब हो रहा है। काला सागर यानी ब्लैक सी को लेकर टर्की और मॉन्ट्रो कन्वेंशन, फिनलैंड और एस्टोनिया जो शायद गल्फ ऑफ फिनलैंड को जो रूसी तेल और कालिनिंग्राद की लाइफलाइन है उस पर भी दबाव बना सकता है। और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा हर कोई करता है, मलाक्का जलडमरू मध्य, जहां से चीन की ज्यादातर ऊर्जा और व्यापार का आवागमन होता है। हम आधुनिक हथियारों के साथ साथ पुराने जमाने की भौगोलिक स्थितियों की वापसी देख रहे हैं। अब हमारे लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि सामान्य समय में भी भारत का लगभग 40% कच्चा तेल हर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। इस साल हमने कई लोगों की उम्मीदों से बेहतर काम करते हुए अपने सप्लाई सोर्सेज को विविधता पूर्ण बनाया है, लेकिन हमारी बुनियादी कमजोरी अभी भी बहुत ज्यादा है। ऐसी दुनिया में भारत की रणनीतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, जहां चॉक पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग फिर से हथियार बनाए जा रहे हैं? पहला, असली विविधता को तेजी से अपनाना, सिर्फ सप्लायर ही नहीं बल्कि रास्तों में भी विविधता लाना, जैसे कि अटलांटिक बेसिन, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट करना एक जरूरी कदम है। दूसरा, आईमेक यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को सिर्फ शांति के समय की कनेक्टिविटी का नारा न मानकर युद्ध के समय भी मजबूती बनाए रखने वाला एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखना। तीसरा, गल्फ ऑफ एडन से लेकर मलाक्का जलडमरू मध्य के रास्तों तक अपनी नौसेना की मौजूदगी और पार्टनरशिप को और मजबूत करना। चौथा, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तौर पर बिजलीकरण और रिन्यूएबल एनर्जी की रफ्तार पर गंभीरता से राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करना। पांचवा और अंतिम कदम, चाबहार और इंस्टेक पर बारीकी से नजर रखना। ये एक ही समय में ज्यादा कीमती और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। भारत अब समुद्री चौक पॉइंट्स को किसी और की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। भूगोल अब हमारे घर तक पहुंच गया है। कोरिया युद्ध के बाद अमेरिकी लेखक टी.आर. फेरनबेक ने लिखा था, आप हवा से किसी देश पर हमला हमेशा बमबारी करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अहम जगह पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको जमीन पर सैनिकों की जरूरत होगी। यही बात समुद्र के मामलों में भी लागू होती है। आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर और सैटेलाइट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप संकरे समुद्री रास्तों पर लगातार अपना दबदबा बनाए रखने और कब्जा करने को तैयार नहीं हैं, तो कोई और ऐसा कर लेगा। अगर समुद्र में आजाद आवाजाही को बनाए रखने वाला कोई न हो तो दुनिया शांतिपूर्ण और कई ताकतों वाली यानी मल्टीपोलर स्वर्ग जैसी बनी रह सकती नहीं है।
ऐसी दुनिया में भूगोल को लेकर बार बार विनाशकारी युद्ध होते रहेंगे। समुद्री जल डमरू मध्य के हालात ठीक नहीं है और लंबे समय तक इनके हालात ठीक होने के कोई आसार भी दिख नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगला फ्लैश पॉइंट कौन सा चौक पॉइंट बनेगा? मलाक्का या बाब अल मंदेब या हिंद महासागर में हमारे घर से ज्यादा करीब की कोई जगह? नीचे कमेंट्स करें और मुझे अपने विचार और विश्लेषण जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आप इस वीडियो ने कोई नई बात या नई जानकारी बताई है जो आपको पहले नहीं पता थी या नहीं सुनी थी, तो इसे लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसा करने से एल्गोरिदम को पता चलता है कि यह वीडियो जरूरी है। अगर आप बिना फालतू की बातों के जियोपॉलिटिक्स और भारत की रणनीतिक एनालिसिस के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान सरस्वती से जरूर जुड़ जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण यह विवादित समुद्रों का नया दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले कि यह हमें समझे, हमें इसे समझना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।